तो कहीं ना कहीं एक तरफ डिप्टी चेयरमैन को कहा गया था हर हाल में इस बिल को पास कराएंगे और दूसरी तरफ एसडीएम को कहा गया था हर हाल में सर फोड़ देंगे लेकिन इनको आगे बढ़ने मत दीजिए। जो करनाल में एसडीएम ने किया और जो राज्यसभा के भीतर डिप्टी चेयरमैन ने अपने तौर पर करके दिखा दिया, दोनों के बीच कोई आप लकीर खींच नहीं पाएंगे। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब किसानों का मुद्दा गया, उसने वहां पर जो किया और इस देश के भीतर में पुलिस प्रशासन जिस तरीके की कार्रवाई करता है, इसमें आप लोकतंत्र के कोई अंश खोज नहीं पाएंगे। करनाल के भीतर में जिस एसडीएम को सस्पेंड कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किसानों की है, उसने कौन से शब्द कहे थे? उसका बहुत साफ कहना था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस बैरिकेड को पार नहीं करेगा। हम इस लाइन को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकते। मैं स्पष्ट कर दूं कि उन सभी के सिर तोड़ दो जो पार करने की कोशिश करते हैं। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूं और मैं आपको यह निर्देश लिखित में दे रहा हूं, उन्हें सीधे अपनी बेत से मारो। हमारे पास पर्याप्त बल उपलब्ध है। हम पिछले 2 दिनों से सोए नहीं है, लेकिन तुम कुछ देर सोकर यहां आए हो तो किसी को भी घेरा तोड़कर मुझ तक पहुंचने ना देना। ये एसडीएम के शब्द हैं जिसको सस्पेंड कराने पर किसान तुले पड़े हैं। लेकिन पन्नों को पलटते हुए 1 वर्ष पहले चले जाइए और याद कीजिए क्या हो रहा था 20 सितंबर 2020 में राज्यसभा के बीच 1:50 पर शोर शराबे के बीच में जो भी आवाज आती है वह अपने तौर पर वॉइस से तय कर देते हैं कि दरअसल यह कृषि बिल पास हो। तो कहीं ना कहीं एक तरफ डिप्टी चेयरमैन को कहा गया था हर हाल में इस बिल को पास कराएंगे और दूसरी तरफ एसडीएम को कहा गया था हर हाल में सर फोड़ देंगे लेकिन इनको आगे बढ़ने मत दीजिए। दोनों का अपना मतलब है। इस दायरे में एसडीएम सस्पेंड हो जाए, डिप्टी चेयरमैन अपने पद पर बरकरार रह जाए, इस देश की संसद चलती रहे और इस देश की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ प्यादे बनकर सत्ता अनुकूल होती रहे। इस देश का मसला इतना बड़ा नहीं है क्योंकि बात कहीं आगे है। क्योंकि इस कृषि बिल को पास कराने की पूरी प्रक्रिया में लोकतंत्र हाशिए पर था। संसद की अपनी रूल बुक दफन कर दी गई थी और इस सब के बीच एसडीएम जो करनाल ने किया उसमें ऐसा कोई शब्द कोई भी आईएएस बोल नहीं सकता है जो कि बोला गया और उस एसडीएम के जरिए बोला गया जिसका विरोध हुआ इसको बोलने के बाद तो उसको प्रमोट करके चंडीगढ़ भेज दिया गया और वो मुख्यमंत्री के उस दायरे में आ गया जहां पर आने वाले वक्त में वो पॉलिसीज को निर्धारित करेगा। क्या वाकई इस लोकतंत्र में किसानों की कोई जगह है? और किसान जब करनाल में लघु सचिवालय को घेर कर बैठे हैं और अपने तौर पर खट्टर सरकार कह रही है, उसकी नाक का सवाल है वो कैसे मान ले? या फिर अगर दफन करने की परिस्थितियों में एक एक करके चलिएगा इस देश के भीतर में इस लोकतंत्र को समझिएगा तो संसद के भीतर अगर आपने महसूस किया फार्म बिल जो लाया गया उसमें लोकतंत्र को ही दरकिनार किया गया तो यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी के बारे में कोई जानकारी है? किसने उसमें विरोध किया, किसने पक्ष किया? किसी को कोई जानकारी नहीं और सुप्रीम कोर्ट खामोशी से आगे की कार्रवाई दूसरे केसेस को लेकर लगातार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो गया। यानी इस देश की संसद, इस देश में सुप्रीम कोर्ट, इस देश में नौकरशाही और इस देश में पुलिस व्यवस्था, अगर इन सारी परिस्थितियों को देखेगा जो जब दिल्ली की तरफ किसान बढ़े थे तो क्या हुआ था? पुलिस प्रशासन ने ही तो सड़कें खोदी, उसी ने तो कांटे बिछाए, उसी ने तो उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। यानी विरोध प्रदर्शन भी आप नहीं कर सकते हैं जब आप दिल्ली में आ जाएं और जिन जगहों पर विरोध करने के लिए जमा होंगे वहां से कोई मैसेज बाहर ना आए तो इंटरनेट ही बंद कर दो। 2 दिन से करनाल में इंटरनेट बंद है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही थी, वहां भी इंटरनेट बंद कर दिया गया। सूचना का आदान प्रदान कभी भी आंदोलन स्थल से इस देश के लोगों के बीच नहीं होना चाहिए और अगर जो होगा उसके लिए हमारा न्यूज चैनल मौजूद है। वह न्यूज चैनल लगातार लोकतंत्र के गीत गाएगा, राग गाएगा और लोकतंत्र का मतलब सत्ता के गीत को गुनगुनाना शुरू कर देगा। इसके भीतर क्या किसान फिट बैठता है? और इन सब के बीच जब हम इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र के तमाम पहलू जो भी आप सोचते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर देश के भीतर में जो 4th स्टेट की स्थिति में जब आ जाइएगा, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से आगे 4th स्टेट की भूमिका भी जब सत्ता के लिए होने लगेगी तो कौन सी पंचायत, कौन सी महापंचायत, कौन सा प्रदर्शन, कौन सा विरोध प्रदर्शन, कौन सा भारत बंद, जब सारी चीजें अपने अनुकूल है और इस अनुकूल बनाने की परिस्थिति में एफसीआई के गोडाउन भी बंद होंगे, एपीएमसी मंडी भी बंद होगी, राशन दुकानों पर फ्री जो अनाज बांटने की प्रक्रिया उसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तस्वीर भी चस्पा करके 5-5 किलो अनाज बांटा जाएगा। यानी लोकतंत्र ढहते ढहते यहां पर आ गया जहां सवाल पेट का है, राशन का है और उस राशन और पेट के सवाल को किसान ही इस देश में जीता है। तो किसान अब क्या करे और किसान किन परिस्थितियों में अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर जाए? क्योंकि जब दिल्ली के चारों दिशाओं में किसान बैठे हुए हैं फिर भी दिल्ली अपनी मासूमियत के साथ इस लोकतंत्र के गीत को गाते हुए जी रही है
और मजा ले रही है और बार बार विरोध होता है तो बतला देती है यह विरोध करने वाले किसान नहीं है। ठीक इसी तरीके से जिस एसडीएम ने सर फोड़ने का जिक्र किया वह तो सबसे प्यारा प्यारा हो गया। और आज की तारीख में यह मैसेज है तमाम नौकरशाहों के लिए और पुलिस वालों के लिए, सत्ता का संरक्षण करोगे तो जिंदगी भर खुश रहोगे। इसी तरीके से संदेश है संसद के भीतर भी, चाहे वो डिप्टी चेयरमैन हो या कोई भी पद पर बैठा जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता के लिए काम कर रहा होगा, उसके लिए भी मैसेज है, साथ रहोगे, हमारे तक विरोध के स्वर आने नहीं दोगे तो फिर तुम लाभालाभ की स्थिति में होगे। आप किसान हैं, आप कहां फिट बैठते हैं। अब इन परिस्थिति से एक कदम और आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिन बातों का जिक्र हो रहा है उसमें एक चीज कोई भी समझने की कोशिश करेगा कि इस देश के भीतर में तब कोई क्या करे। हमें लगता है इस देश में बार बार किसानों को अब यह समझने की जरूरत है, चाहे वह दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, चाहे वह करनाल में विरोध कर रहे हैं, क्योंकि करनाल के भीतर का सच क्या है। 28 अगस्त को बास्तारा टोल पर किसानों पर लाठीचार्ज होता है, आईएएस सर फोड़ने का आदेश देता है, एक किसान की मौत होती है, एक की आंख की रोशनी चली जाती है, 60 किसान घायल हो जाते हैं। किसान अपने तौर पर सभा करते हैं और कहते हैं कि जिसकी मौत हो गई उसको 25 लाख रुपए दे दो, जो घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए दे दो, और इन सबके बीच उस एसडीएम को सस्पेंड करो, कार्रवाई शुरुआत करो, उसके खिलाफ केस बनाओ कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब जिस लघु सचिवालय को घेरा गया है उस लघु सचिवालय के भीतर में दर्जन भर दफ्तर चलते हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था हमारी लोकतंत्र की ऐसी है कि अगर इस देश में ताला भी आप लगा दे तो भी इस देश जिस रूप में चल रहा है वैसे ही चलेगा। लघु सचिवालय के भीतर में डीसी का ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है, एसडीएम का ऑफिस है, सीएम विंडो है, तहसील का ऑफिस है, ट्रेजरी है, एडीसी है, डीआरओ है, डीपीआईओ है, जो लेबर ऑफिस है वो है, वहां पर इलेक्शन कमीशन का भी एक ऑफिस है, वहां पर बैंक है, समाज कल्याण है, जिला कल्याण है, रोजगार विभाग है, सब तो है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि बाहर किसान बैठा हुआ। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ये वही हरियाणा है जहां पर इस देश की औसत अनएम्प्लॉयमेंट स्केल जो है 8.78, उससे 4 गुना से ज्यादा बेरोजगारी दर हो गई है, 35% पार कर गई है बेरोजगारी दर। लेकिन क्या खट्टर सरकार के माथे पर कोई शिकन है? क्या दिल्ली से कोई बोलने वाला है? उन्हें नहीं बोलने वाला है। और फिर किसानों को लेकर जब सरकार ये मानकर चल रही है, जो विरोध कर रहे हैं ये किसान ही नहीं है, ये मानकर चल रही है कि दरअसल कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन किसानों के विरोध से और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके इस तरीके से धरना प्रदर्शन से, तो क्या खट्टर सरकार और क्या शिवराज सरकार। और अगर उस फेरिस्त को भी समझना चाहिए इस देश के भीतर में, तो इस देश के जितने भी राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सब कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ देखते रहते हैं कि वहां से उम्मीद बनी रहे। तो क्या ये लोग अपने तौर पर कोई निर्णय ले पाएंगे? चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, इवन इस प्रक्रिया के भीतर में चाहे पर महाराष्ट्र का भी ले लीजिए, वहां पर इनके मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सियासत को जरा समझने की किसान कोशिश करें। इस देश में सत्ता केंद्रित देश होते चला जा रहा है। इस देश के भीतर में सत्ता के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, ना हैसियत इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत इस सत्ता के आगे बच पा रही है। उसको सत्ता के हिसाब से चलना है और ये माना जाता है कि जो संसद के भीतर निर्णय लिए गए सुप्रीम कोर्ट उस पर भी उंगली नहीं उठा सकता है। तो फिर जब सत्ता केंद्रित देश हो चला है और उस केंद्रित देश में सत्ता के दायरे में ना तो बीजेपी की कोई हैसियत है, ना ही आरएसएस की कोई हैसियत है, ना विपक्ष की मौजूदा स्थिति तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष की सियासत को भी अगर आप समझिएगा तो वह किसान के कितने अनुकूल है आपको कुछ व्याख्या करनी होगी। इस देश के भीतर में आप जरा देखिए, किसानों के हक में कमोवेश हर विपक्ष का नेता आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमारा सवाल बड़ा सीधा है, किसान अगर अभी भी अपनी एक पैरेलल व्यवस्था इस देश में खड़ा नहीं करेगा और इस देश की पॉलिटिकल व्यवस्था को वह अपनी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से चैलेंज नहीं करेगा, तो ये राजनीतिक व्यवस्था किसानों को भी हड़प लेगी। तरीके अलग अलग है, सवाल सिर्फ इतना है कि जिस देश के भीतर में जब पार्लियामेंट की तरफ ही आपको देखना है और विधानसभा के भीतर ही देखना है, और विधानसभा के भीतर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब वो किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को ना विधानसभा में भेजेगा, ना पार्लियामेंट में भेजेगा, ना विधान परिषद में भेजेगा, ना राज्यसभा में भेजेगा, तो फिर इसके मतलब बहुत साफ है कि जो हमारा कैपिटल सिस्टम है, जो मार्केट इकोनॉमी है, जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म को हमने 91 में अपनाया और उस मार्केट इकोनॉमी के अनुकूल ही किसानों को उस रूप में ढालने का प्रयास कभी दाएं से होगा, कभी बाएं से होगा, कभी बीच से होगा, उसमें कोई ऐसे मिजाज में आ जाएगा। और जब इस मौजूदा मोदी सत्ता को यह महसूस हो गया कि राजनीतिक तौर पर उसे कोई डिगा नहीं सकता है, तो उसने अपने तौर पर अपने अनुकूल परिस्थितियों को एक झटके में ला दिया। बाकियों को ये लगते रहता था कि शायद कोई अल्टरनेटिव होगा और अल्टरनेटिव की दिशा में उसको चुनावी हार मिल जाएगी, लेकिन यहां तो कोई चुनावी हार का मतलब ही नहीं है। जनता क्या वाकई विपक्ष की हैसियत निभाने को तैयार है? इस देश का किसान क्या पॉलिटिकल सिस्टम के अल्टरनेटिव में एग्रीकल्चर पॉलिटिकल सिस्टम देने को तैयार है?
या फिर ये पूरे आंदोलन की प्रक्रिया एक सर फोड़ने को तैयार है, दूसरा रूल बुक को दरकिनार करते हुए पार्लियामेंट में बिल पास कराने को तैयार है। किसान बीच में खड़ा है। यह देश इसी तमाशाही और लोकतंत्र के बीच में खड़े होकर बार बार लोकतंत्र की तरफ एक आस और उम्मीद की तरफ देखना शुरू चाहता है, लेकिन यहाँ तो खेल उलट दिया गया है। तमाशा लोकतंत्र के मंदिर के भीतर का जो भयानक था, हम